अगर आप सच सुनने और सच दिखाने वाली पत्रकारिता को फॉलो करते हैं तो ये खबर आपको अंदर तक झकझोर देगी, क्योंकि एक वीडियो ने खड़ा कर दिया है इतना बड़ा बवाल कि अब सवाल सिर्फ एक यूट्यूबर या एक रिपोर्ट का नहीं बल्कि पूरे सिस्टम का हो गया है। बीफ एक्सपोर्ट लिंक के दावे वाले वीडियो का बड़ा एक्शन लिया गया है और यूट्यूबर मुकेश मोहन पर सीधे 50 करोड़ रुपए का मानहानि नोटिस ठोक दिया गया है। सोचिए, एक वीडियो और 50 करोड़ का दावा। आखिर उस वीडियो में ऐसा क्या था जिसने इतनी बड़ी कानूनी कार्रवाई को जन्म दे दिया? और क्या अब भारत में खोजी पत्रकारिता और बड़े लोगों से सवाल पूछना सच में जोखिम भरा होता जा रहा है? पूरा मामला शुरू होता है एक रिपोर्ट से जिसे द कैरावैन ने प्रकाशित किया। इस रिपोर्ट में केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी से जुड़ी एक कंपनी और एक बीफ एक्सपोर्ट कंपनी के बीच कथित फंडिंग और शेयर होल्डिंग संबंधों का दावा किया गया था। यानी ये इशारा किया गया कि दोनों के बीच किसी तरह का वित्तीय कनेक्शन हो सकता है। हालांकि ये बात ध्यान देने वाली है कि ये दावे रिपोर्ट में बताए गए तथ्यों और दस्तावेजों के आधार पर कथित रूप में पेश किए गए थे और इन्हीं दावों को लेकर विवाद खड़ा हुआ। इसी रिपोर्ट के आधार पर मुकेश मोहन ने एक वीडियो बनाया जिसमें उन्होंने इन आरोपों को समझाने और दर्शकों तक पहुंचाने की कोशिश की, लेकिन यहीं से कहानी ने नया मोड़ लिया। वीडियो वायरल हुआ, बहस तेज हुई और फिर मामला सीधे कानूनी कार्रवाई तक पहुंच गया। मुकेश मोहन के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई और अब उन पर 50 करोड़ का मानहानि नोटिस भी भेजा गया है। ये सिर्फ एक नोटिस नहीं बल्कि एक ऐसा संदेश भी माना जा रहा है जिसने डिजिटल क्रिएटर्स और पत्रकारों के बीच डर और चिंता दोनों बढ़ा दी है, क्योंकि सवाल उठ रहा है कि क्या अब किसी रिपोर्ट को आधार बनाकर वीडियो बनाना भी जोखिम भरा हो गया है? क्या हर शब्द को बोलने से पहले अब 100 बार सोचना पड़ेगा? फिर ये कार्रवाई सिर्फ कानून के दायरे में किसी की छवि को बचाने के लिए उठाया गया जरूरी कदम है। इसी बीच एक और मामला फिर से चर्चा में आ गया है जिसमें रवि नायर को अडानी से जुड़े केस में सजा मिली थी। उस केस के बाद से ही ये बहस चल रही थी कि बड़े कॉर्पोरेट और राजनीतिक मामलों पर सवाल उठाने की कीमत क्या हो सकती है, और अब इस नए घटनाक्रम ने उस बहस को और भी तेज कर दिया है। एक तरफ वो लोग जो कहते हैं कि अगर कोई गलत या भ्रामक जानकारी फैलाता है तो उस पर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि किसी की छवि और प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचाना भी एक गंभीर अपराध है। वहीं दूसरी तरफ वो लोग हैं जो मानते हैं अगर पत्रकार और कंटेंट क्रिएटर्स डर जाएंगे तो फिर सच सामने कैसे आएगा और लोकतंत्र में सवाल पूछने की जगह कहां बचेगी? यही वो टकराव है जो आज इस पूरे मामले के केंद्र में खड़ा है। अब जरा इस केस को थोड़ा गहराई से समझते हैं। मानहानि यानी डिफेमेशन का मतलब होता है किसी व्यक्ति या संस्था की प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचाना, और भारत में ये सिविल और क्रिमिनल दोनों तरह से लागू हो सकता है। ऐसे मामलों में कोर्ट ये देखती है कि क्या जानकारी झूठी थी, क्या उसे जानबूझकर फैलाया गया और क्या उससे वास्तव में किसी की छवि को नुकसान पहुंचा। लेकिन यहां पर एक और अहम सवाल उठता है कि अगर कोई व्यक्ति किसी प्रकाशित रिपोर्ट के आधार पर अपनी बात रखता है तो उसकी जिम्मेदारी कितनी बनती है? क्या उसे हर तथ्य की स्वतंत्र रूप से जांच करनी चाहिए या वह स्रोत पर भरोसा कर सकता है? यही वो ग्रे एरिया है जहां पर ज्यादातर विवाद खड़े होते हैं, और यही वजह है कि यह मामला सिर्फ एक व्यक्ति तक सीमित नहीं रह गया है बल्कि पूरे मीडिया और डिजिटल कंटेंट इकोसिस्टम के लिए एक केस स्टडी बन गया है। अब आगे क्या होगा? क्या यह मामला कोर्ट में लंबी लड़ाई लड़ेगा? क्या इसमें और बड़े नाम सामने आएंगे या फिर यह मामला समझौते के जरिए खत्म हो जाएगा? ये सब आने वाले समय बताएगा, लेकिन फिलहाल इस पूरे घटनाक्रम ने एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है कि भारत में अभिव्यक्ति की आजादी और जिम्मेदार पत्रकारिता के बीच की सीमा आखिर कहां है? क्या सच बोलना आसान रहेगा या फिर हर सच के साथ एक डर भी जुड़ जाएगा? और सबसे बड़ा सवाल, क्या अब सवाल पूछना ही अपराध बनता जा रहा है या फिर ये सिर्फ कानून और जिम्मेदारी के बीच संतुलन बनाने की एक कोशिश है? आपकी इस पूरे मामले पर क्या राय है? आप इस पूरे मामले को कैसे देखते हैं? अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में लिख करके जरूर बताइएगा। ये सिर्फ एक खबर नहीं है बल्कि उस दिशा का संकेत है जहां हमारा मीडिया और समाज आगे बढ़ रहा है। मैं हूं दानिश सदीम, आप देख रहे थे द देश रिपोर्ट। बहुत शुक्रिया। जय हिंद।